फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आप में से जो भी प्रयोगशाला परिचारक और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज किसका बना होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या ऑप्शन डी है राइबोज। तो जो सेलुलोज है वो बना होता है ग्लूकोज का, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, गन्ने के रस के जल अपघटन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज प्लस माल्टोज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गन्ने के रस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो है वो प्राप्त होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम क्षारीय अमीनो अम्ल है। ऑप्शन ए आर्जिनिन, ऑप्शन बी हिस्टिडीन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन या ऑप्शन डी ग्लूटामिन। तो अधिकतम क्षारीय अमीनो अम्ल जो है वो है आपका आर्जिनिन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भिंडी में पाए जाने वाले म्यूसिलेज में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी मैनोज या ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो भिंडी में पाए जाने वाले जो म्यूसिलेज है उसमें क्या पाया जाएगा? तो गैलेक्टोज भी पाया जाएगा और मैनोज भी पाया जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, वायरस क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी न्यूक्लियो प्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल तो नहीं होते है ना। वायरस क्या होते हैं? तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन में। तो प्रोटीन नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में जो पूछे जाएंगे उनकी पूर्ण संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने चुने हुए जो कि आपसे नहीं बन पाते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका उस टाइम हमें आंसर नहीं लगा पाते हैं हम। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पेपर से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि के द्वारा असंतृप्त वसी अम्ल को संतृप्त वसी अम्ल में बदला जाता है ना। वो विधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है हाइड्रोजेनेशन, ऑप्शन बी हाई डाईहाइड्रोजनेशन, ऑप्शन सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन डी पॉलीमराइजेशन। तो किस विधि के द्वारा जो है असंतृप्त वसी अम्ल को हम संतृप्त वसी अम्ल में बदल सकते हैं? तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजिनेशन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सिस्टीन अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन की तृतीय संरचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए कोवैलेंट बंध द्वारा, ऑप्शन बी कोवैलेंट एवं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा, ऑप्शन सी अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध द्वारा, ऑप्शन डी वॉन्डर वॉल्स बल द्वारा या ऑप्शन ई है आयनिक बंध द्वारा। तो सिस्टीन अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन की तृतीय संरचना प्राप्त होती है, वो हो जाएगा कोवैलेंट एवं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक ट्राइग्लिसराइड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए एक वसीय अम्ल एवं 3 ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है एक ग्लिसरॉल एवं 3 वसीय अम्ल, ऑप्शन सी है 3 वसीय अम्ल एवं 2 ग्लिसरॉल या ऑप्शन डी है एक वसीय अम्ल एवं एक ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर पूछा गया है ट्राइग्लिसराइड पूछा गया है ना, मतलब कि
इसमें ट्राइग्लिसराइड है करके 3 ठो ग्लिसराइड, इसका आंसर मत लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 है ना, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 1 ग्लिसरॉल है, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इसमें 3 वसीय अम्ल होंगे, ठीक है, 1 ग्लिसरॉल होगा एवं 3 वसीय अम्ल होंगे, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है सिस्टीन, ऑप्शन बी वैलिन, ऑप्शन सी लिवसिन या ऑप्शन डी है लाइसिन। तो इन चारों में से किसमें जो है वो अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? तो किस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाएगा? तो वो है आपका सिस्टीन, याद रखिएगा सिस्टीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस आरएनए की संरचना क्लोवर लीफ के समान होती है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लोवर लीफ है ना, क्लोवर लीफ। ऑप्शन ए दिया है HNRNA, ऑप्शन बी है mRNA या ऑप्शन सी है tRNA, ऑप्शन डी है rRNA। तो क्लोवर लीफ संरचना जो है वो के समान जो होती है वो आरएनए की संरचना कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी tRNA, याद रखिएगा tRNA। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। ऑप्शन ए है प्यूरिन, शर्करा तथा फास्फेट, ऑप्शन बी है प्यूरिन, पाइरिमिडिन तथा फास्फेट, ऑप्शन सी है पाइरिमिडिन, शर्करा तथा फास्फेट या ऑप्शन डी है प्यूरिन, पाइरिमिडिन, शर्करा और फास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इन चारों से बनते हैं, प्यूरिन, पाइरिमिडिन, शर्करा और फास्फेट्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तर्कु तंतु प्रोटीन का संश्लेषण कब होता है? ऑप्शन ए G1 अवस्था, ऑप्शन बी G2 अवस्था, ऑप्शन सी मेटाफेज या ऑप्शन डी है S अवस्था। तो तर्कु तंतु प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो होता है G2 अवस्था में, याद रखेंगे G2 अवस्था में। नेक्स्ट है, आपको प्याज के मूलाग्र की कोशिकाओं में गुणसूत्र गिनने को कहा गया। माइटोसिस की किस अवस्था में? याद रखिएगा, माइटोसिस की किस अवस्था में आप यह कार्य आसानी से कर पाएंगे? तो ऑप्शन ए है एनाफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी है मेटाफेज या ऑप्शन डी है टीलोफेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज, याद रखेंगे। आपको जब प्याज के मूलाग्र की कोशिकाओं में गुणसूत्र गिनने को कहा गया हो और माइटोसिस की किस अवस्था में आप यह कार्य कर पाएंगे? तो मेटाफेज अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के एम अवस्था में केंद्रक झिल्ली के निर्माण के पहले निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तथा फ्रेगमोसाइट्स का निर्माण, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का निर्माण तथा गुणसूत्र का ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी गुणसूत्रों के संघनन का दूर होना तथा केंद्रक लेमिना का पुनर्संयोजन, ऑप्शन डी है गुणसूत्रों का ट्रांसक्रिप्शन तथा केंद्रक लेमिना का पुनर्संयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जब कोशिका चक्र के एम अवस्था में केंद्रक झिल्ली के निर्माण के पहले जो है कौन सी प्रक्रिया होगी ये पूछा जाए तो गुणसूत्रों के संघनन का दूर होना तथा केंद्रक लेमिना का पुनर्संयोजन होता है। नेक्स्ट है, माइटोसिस के बारे में क्या सही है पूछा है। ऑप्शन ए एक छोटी विश्रामावस्था के बाद लंबी विभाजन अवस्था आती है, ऑप्शन बी एम अवस्था के बाद G2 अवस्था आती है, ऑप्शन सी G1 अवस्था में डीएनए की मात्रा वास्तविक मातृकोशिका की तुलना में 2 गुनी होती है, ऑप्शन डी डीएनए द्विगुणन S अवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, क्योंकि माइटोसिस के बारे में कौन सा जो है वो सही है पूछा है तो वो है आपका डीएनए द्विगुणन जो है एस अवस्था में होती है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा में रिडक्शनल विभाजन होता है।
ऑप्शन ए गैमिट बनने के समय, ऑप्शन बी स्पोर बनने के बाद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोर बनने के समय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए पूरे प्रोफेज अवस्था में, ऑप्शन बी टीलोफेज अवस्था में, ऑप्शन सी एस अवस्था में, या ऑप्शन डी है G2 अवस्था में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो किस अवस्था में होता है? तो याद रखेंगे एस अवस्था में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके लिए सेंट्रोमियर आवश्यक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, ऑप्शन डी है गुणसूत्रों का ध्रुव की ओर गति। तो किसके लिए जो है सेंट्रोमियर आवश्यक होता है? सेंट्रोमियर आवश्यक होता है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रों का ध्रुव की ओर गति। इसके लिए जो है सेंट्रोमियर आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, मियोसिस के समय बनने वाली पुत्री कोशिकाएं किसके कारण मातृ कोशिका से भिन्न होती है? ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी सिनेप्सिस, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है, माइटोसिस के उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज, या ऑप्शन डी है टीलोफेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मध्य भाग की बात हो रही है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफेज। याद रखिएगा, माइटोसिस के उस अवस्था का नाम क्या है? तो मेटाफेज है ना, जिसमें क्या होता है गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रियोल का द्विगुणन किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी पूर्ण प्रावस्था, ऑप्शन सी अंत प्रावस्था, या ऑप्शन डी है अंत टीलोफेज। तो सेंट्रियोल का द्विगुणन जो है वो होता है ऑप्शन नंबर ए इंटरफेज में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, G1S एवं G2 किसकी उपावस्था होती है? ऑप्शन ए इंटरफेज, ऑप्शन बी प्रावस्था, ऑप्शन सी मेटाफेज, या ऑप्शन डी है एनाफेज। तो ये होती है इंटरफेज की उपावस्था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इंटरफेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अपचयन, या ऑप्शन डी है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7। पौधों की वृद्धि के लिए कितने वृहद यानी कि हो जाएगा बड़े, है ना, बड़ा। तो जो बड़े पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता, वृहद यानी कि ज्यादा जिनमें पोषक तत्व हो, है ना, वो क्या हो जाएगा? कौन कौन सा है हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। वो तो टोटल तो 7 है, लेकिन कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपके कार्बन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, याद रखिएगा इसे, कार्बन, हाइड्रोजन, और क्या है? तो कैल्शियम। कैल्शियम हो जाएगा, और सल्फर, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ठीक है, हो गए 7। ये हो गए आपके 7 वृहद पोषक तत्व। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है?
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूक्ष्म पोषक जो है वो नहीं है पूछा है ना। ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी ताम्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जो है वो पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं होते। नेक्स्ट है, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? ये भी कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना ज्यादातर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है नाइट्रेट्स, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्राइट्स या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, जो पौधे जो है वो नाइट्रोजन किस रूप में लेंगे? तो नाइट्राइट्स के रूप में लेंगे, याद रखिएगा, नाइट्राइट्स के, ना कि नाइट्रेट्स, है ना, छोटा नहीं होगा बड़ा होगा जो लिखावट है, ठीक है, नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है, गैसीय की स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन या ऑप्शन डी है ऑक्सिन या ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इथाइलिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन या ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं होता है ना। इंसुलिन, जो साइटोकाइनिन ये होता है, इथाइलिन और जिब्रेलिन ये सभी पादप हार्मोन होते हैं। इंसुलिन क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो प्रयुक्त गैस होती है वो याद रखिएगा क्या होगी? एसिटिलीन होगी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको तो ध्यान से देखिएगा जरूर से। ये कूट क्वेश्चन लिया है मैंने। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में दिया है ऑक्सीन, बी में है एथिलीन, ऑप्शन सी है अगर अगर और डी है लौंग। सूची दो में है फूलों की कली, है ना, और शैवाल से प्राप्त फलों को पकाने में, और है कोशिकाओं का दीर्घीकरण। तो ऑक्सीन क्या करेगा, है ना, यही पूछा है इसमें, कौन सा किसका कार्य है? ऑक्सीन जो हो जाएगा ये है कोशिकाओं का दीर्घीकरण, ठीक है। एथिलीन क्या है? तो फलों को पकाने में इसका यूज होता है। अगर अगर क्या करेगा? शैवालों से प्राप्त होता है। और लौंग जो है फूलों की कली होती है ना। तो इस हिसाब से जो ए है उसका फोर्थ नंबर हो जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ए का फोर्थ है, किसमें है ए का फोर्थ? ये दोनों में है। बी का क्या है? तीसरा, बी का इसमें भी तीसरा है और इसमें भी है ना। फिर सी का अगर अगर जो है वो दूसरा है, तो सी में दूसरा किसमें है? डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलेगी। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।